हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th साइंस हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, आनुवंशिकता और वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस कॉल्ड? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पैलेंटियोलॉजी, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो इसे कहा जाता है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, जिसमें हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव के दृश्य लक्षण यानी दिखाई देने वाले लक्षण जो उसके जीन और पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्हाट आर द विजिबल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट फ्रॉम इट्स जीन्स एंड एनवायरनमेंट कॉल्ड? जीनोटाइप, युग्म विकल्पी यानी एलील्स, फिनोटाइप या गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। तो जो बाहरी लक्षण होते हैं वो कहलाते हैं आपके फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षणों का माता पिता से संतानों में संचरण यानी जाना क्या कहलाता है? व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट यानी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड? विकास एवोल्यूशन, रूपांतरण वेरिएशन, आनुवंशिकता हेरिडिटी या पारिस्थितिकी इकोलॉजी। तो ये कहलाता है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना या जीन का सेट क्या कहलाता है? व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? फिनोटाइप, युग्म विकल्पी यानी एलील्स, जीनोटाइप या गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो जीन की आनुवंशिक संरचना यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जीनोटाइप। नेक्स्ट, जीन कहाँ स्थित होते हैं? वेयर आर द जीन्स लोकेटेड? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो जीन्स हमारे पाए जाते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के अंदर। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुने? व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? उनका जीवन काल छोटा होता है, हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, उनमें कई विपरीत विशेषताएं होती हैं, हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कृत्रिम परपरागण हो सकता है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन, या उपरोक्त सभी। तो मटर के पौधे को चुनने का कारण था कि उनमें ये सभी विशेषताएं थी, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। तो ऑप्शन आपका डी, उपरोक्त सभी, ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक प्रयोग में जब एक लंबे मटर के पौधे यानी टॉल को एक छोटे मटर के पौधे के साथ क्रॉस किया गया तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें कैसी थी? इन वन ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हेन अ टॉल पी प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ pea plant, what were all the progeny in F1 generation like? यानी टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें कैसी थी? मध्यम ऊंचाई की, मीडियम हाइट वाली, छोटी ड्वार्फ, टॉल, लंबी या कुछ लंबी कुछ छोटी। तो ये F1 जनरेशन में सभी लंबी संतानें थी यानी टॉल थी, बट ये हाइब्रिड थी। नेक्स्ट है, मेंडल का कौन सा नियम यह बताता है कि F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण ही स्वयं को व्यक्त करता है? Which of the Mendel's law states that only one trait expresses itself in the F1 generation? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्राकृतिक चयन का नियम यानी लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये एक लक्षण जब व्यक्त करता है यानी एक कैरेक्टर जब व्यक्त करता है तो डोमिनेंट करता है, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में एक जो कैरेक्टर होता है वो प्रभावी लक्षण होता है यानी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक लंबे पौधे को एक छोटे पौधे से क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे होते हैं, तो छोटा लक्षण क्यों नहीं व्यक्त हो पाता? When a tall plant is crossed with a dwarf plant and all the F1 progeny are tall, why is the dwarf trait are not expressed? यह नष्ट हो जाता है, it is destroyed। F1 पौधों में विरासत में नहीं मिलता, नॉट इनहेरिटेड इन F1 जनरेशन यानी जीन्स में नहीं जाता है। F1 पौधों में मौजूद होता है लेकिन अप्रभावी रहता है, प्रेजेंट इन द F1 प्लांट्स बट इट इज रिसेसिव। यह पर्यावरण पर निर्भर करता है यानी डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर। तो ये क्या होता है, इसमें रिसेसिव होता है यानी अप्रभावी लक्षण होता है, इसलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता F1 जनरेशन में। नेक्स्ट है, यदि एक अंडाणु एग को वाई वाहक शुक्राणु वाई कैरिंग स्पर्म निषेचित करता है तो संतान का लिंग क्या होगा? Egg is fertilized by a Y carrying sperm. What will be the sex of offspring? लड़की होगी XX,
लड़का XY। अनिर्धारित अनडिटरमाइंड होगा, यह पर्यावरण पर निर्भर करता है यानी डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। तो Y हमारा होता है लड़का यानी मेल के पास, तो जो संतान होगी वो भी लड़का यानी मेल होगी, जिसमें XY क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षण क्यों अगली पीढ़ी को विरासत में नहीं मिल पाते हैं। Why are the acquired traits not inherited to the next generation? वे बहुत जटिल होते हैं, they are too complex, वे जनन कोशिकाओं के DNA में बदलाव नहीं लाते, do not bring change in DNA of the germ cell, भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, depend on food availability, वे हमेशा अप्रभावी होते हैं यानी they are always recessive। तो जो उपार्जित यानी एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो डीएनए में चेंज नहीं ला पाते, जर्म सेल में हमारे चेंज नहीं लाते, क्योंकि ये हम अपनी लाइफ साइकिल में एक्वायर्ड करते हैं। जैसे किसी एथलीट का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद अच्छा खिलाड़ी बनना, किसी क्रिकेटर का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद एक अच्छा क्रिकेटर बनना, ये सभी इसके एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। या किसी डॉक्टर का बहुत पढ़ लिख करके मेहनत करके एक अच्छा डॉक्टर बनना, ये सभी एक्वायर्ड ट्रेट यानी उपार्जित लक्षण हैं और ये अगले पीढ़ी में जनरेशन में डीएनए में नहीं जा पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट है जो विरासत में नहीं मिल सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वायर्ड ट्रेट दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। आंखों का रंग आई कलर, त्वचा का रंग स्किन कलर, व्यायाम से विकसित मांसपेशियां मसल्स डेवलप्ड बाय एक्सरसाइज, या ऊंचाई हाइट। तो इनमें क्या है, जो मसल्स होती हैं डेवलप एक्सरसाइज से, व्यायाम से विकसित मांसपेशियां, ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये एक्वायर्ड ट्रेट है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से उन्होंने मसल्स डेवलप की हैं। आंखों का रंग, त्वचा का रंग और हाइट जो है ये आपको जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अब है नेक्स्ट, आनुवंशिक विभिन्नताएं प्रजातियों के अस्तित्व को कैसे बढ़ावा देती हैं। हाउ डू जेनेटिक वेरिएशंस प्रमोट द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वे सभी जीवों को समान बनाती हैं, मेक ऑल ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल, तो वेरिएशन तो वैसे ही डिफरेंट करती हैं, तो ये गलत होगा। प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के दौरान स्थिरता प्रदान करती हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन। वे केवल धीमी प्रजनन दर वाले जीवों को लाभ पहुंचाती हैं यानी ओनली बेनिफिट ऑर्गेनिज्म विद अ स्लोअर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। या वे केवल आनुवंशिक बहाव का कारण बनती हैं, दे ओनली कॉज जेनेटिकल ड्रिफ्ट। तो जो वेरिएशंस होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं, वो क्या करती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन जो एडवर्स होती हैं यानी प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में हमें स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रदान करती हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन होने से अलग अलग जीवों के पास अलग अलग हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स हो सकती हैं, शेल्टर हैबिट्स हो सकती हैं, तो जिसके लिए जो सुटेबल कंडीशन होगी एनवायरमेंट, तो वो जीवित रह जाते हैं। इस तरह कोई ना कोई स्पीसीज का मेंबर है वो बचा रहता है। नेक्स्ट, यदि एक अंडाणु एग को एक्स वाहक शुक्राणु निषेचित करता है तो संतान का लिंग क्या होगा। इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय एन एक्स कैरिंग स्पर्म, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। लड़का होगा XY, लड़की होगी XX। अनिर्धारित यानी अनडिटरमाइंड है या पर्यावरण पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। तो एक्स वाहक एक्स होता है हमारा, दोनों ही एक्स होते हैं आपके, लड़की यानी फीमेल में, तो जो संतान होगी वो भी लड़की होगी। एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। व्हाट इज द जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब एक टॉल प्लांट के हाइब्रिड प्लांट के बीच में यानी एक संकर लंबा जो प्लांट है उसके बीच में क्रॉस करा जाता है आपस में, तो उसमें क्या होता है कि रेशियो होता है 1:2:1 का जीनोटाइप, यानी इसमें एक तो टॉल होता है, प्योर टॉल यानी शुद्ध लंबा होता है, दो होते हैं हाइब्रिड लॉन्ग यानी दो संकर लंबे पौधे, और एक होता है शुद्ध छोटा यानी प्योर ड्वार्फ प्लांट होता है। इस तरह से जीनोटाइपिक रेशियो 1, 2 और 1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन किस प्रक्रिया के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। थ्रू व्हाट प्रोसेस डू जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स। केवल भोजन के अवशोषण से, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। केवल ऊर्जा के उत्पादन से, बाय एनर्जी प्रोडक्शन। या प्रोटीन एंजाइमों के उत्पादन से, बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन एंड एंजाइम्स। या तापमान को नियंत्रित करके, बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर। तो जीन्स बने होते हैं प्रोटीन और एंजाइम्स से और ये प्रोड्यूस करते हैं और हमारे कैरेक्टर्स को नियंत्रित यानी कंट्रोल करते हैं। और हमारे जो जीन्स हैं उसमें डीएनए में अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। जैसे आंखों के रंग के लिए एक जीन्स होता है, हाइट के लिए एक जीन्स होता है, त्वचा स्किन कलर के लिए एक अलग जीन्स होता है।
इस तरह से हर कैरेक्टर के लिए एक जीन्स होता है। नेक्स्ट, किसी प्रजाति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? द डिफरेंसेस फाउंड अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज आर कॉल्ड व्हाट? अनुकूलन एडेप्टेशन, विभिन्नता यानी वेरिएशन, वंशागति इनहेरिटेंस या प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। तो जो डिफरेंसेस होती हैं इनको कहते हैं हम विभिन्नता यानी वेरिएशन, जो स्पीसीज के हर मेंबर को अलग अलग बनाती हैं। मटर के पौधे में गोल बीज यानी आर, झुर्रीदार रिंकल्ड बीज पर यानी स्मॉल आर पर प्रभावी है, यानी डोमिनेंट आपका राउंड है। तो आर जीनोटाइप वाले पौधे का फिनोटाइप क्या होगा? राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड इन पी प्लांट। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर? तो इसमें साफ दिख रहा है कि कैपिटल आर है जो कि डोमिनेंट ट्रेट के लिए है यानी प्रभावी लक्षण के लिए, और स्मॉल आर जो है छोटा वो रिसेसिव कैरेक्टर यानी अप्रभावी लक्षण के लिए है। तो इस तरह से हमारा जो जीनोटाइप का है ये आर, इसका फिनोटाइप क्या होगा? आपका गोल होगा, क्योंकि गोल आपका जो राउंड है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट है डीएनए का कार्यात्मक खंड यानी फंक्शनल सेगमेंट जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है क्या कहलाता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन कॉल्ड युग्मक गैमीट, युग्म विकल्पी एलील, जीन या गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। तो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं हमारे जीन्स, जो कि हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस? 22, 46, 23 या 12? तो ह्यूमंस में होते हैं 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करना न भूलें। थैंक यू।